अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक जमीन है, जमीन के ऊपर टेबल है, टेबल पे बच्चा खड़ा है, बच्चे का मास m है, तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से अगर मैं बच्चे के वेट को एक्शन मानता हूं तो इसका रिएक्शन कौन सी फोर्स होगी? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर सबसे आसान लॉ कौन सा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जवाब होगा कि सर न्यूटन्स थर्ड लॉ। सर वो एक्शन एंड रिएक्शन लॉ वाला कितना आसान है सर, एवरी एक्शन हैज इक्वल और अपोजिट रिएक्शन, बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन क्या वाकई वो इतना आसान है, और क्या अगर मैं उसके ऊपर आपको एक सवाल दूं तो आप उसका सही जवाब दे पाएंगे? तो चलिए आज अगले कुछ थोड़े से टाइम में हम लोग इस कंसेप्ट के बारे में अच्छे से जानते हैं और देखते हैं कि अक्सर बच्चे इसके बारे में क्या गलतियां करते हैं। मीनवाइल अगर आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं, ये लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। वहां से आप जाएंगे तो आपको इस तरीके की एक विंडो मिलेगी जहां पर आपको मेरे तमाम लिंक्स मिल जाएंगे, और खासकर एक और लिंक मिलेगा जहां पे मैं ये नीट 2022 और 2023 एंड जेई 2022 एंड 2023 के लिए डीपीपीएस डाल रहा हूं और स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहा हूं डेली बेसिस पे, तो वहां पे वो चीज आपको यहां से मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब अगर आपसे कोई ये पूछता है कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, तो आपका एक ऑब्वियस जवाब होगा कि अरे सर बचपन से सुनते आ रहे हैं, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पहली बात तो मुझे ये एक्शन और रिएक्शन वर्ड्स थोड़े ज्यादा सही नहीं लगते। क्यों? चलिए मैं आपसे पूछता हूं, मुझे ये बताओ एक्शन पहले हुआ या रिएक्शन? जब भी मैं पूछता हूं एक्शन पहले हुआ या रिएक्शन, तो हो सकता है आपका जवाब आए सर ऑब्वियसली बात है पहले एक्शन होगा उसके बाद ही तो रिएक्शन आएगा। बात यहीं पे सारी बात गड़बड़ा जाती है, क्योंकि ये जो न्यूटन थर्ड लॉ की जो फोर्सेज होती हैं, जिन्हें मैं प्रेफरेबली न्यूटन थर्ड लॉ पेयर बोलता हूं, ये जो फोर्सेज हैं ये आपस में एक्चुअली एक ही टाइम पे एक्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर जैसे मान लो कि अगर मैं इस बोर्ड के ऊपर लीन करता हूं, इस बोर्ड के ऊपर टिके खड़ा होता हूं, तो मैं पहले तो अंदर चला गया, फिर उसके बाद पहले मैंने इसको धक्का मारा, और मैं जब इसके अंदर चला गया तब बोर्ड को बाद में याद आया अरे ये तो अंदर घुसा चला आ रहा है, तो फिर बोर्ड ने धक्के मार के मुझे बाहर निकाला। ऐसा तो नहीं है, जैसे ही मैं इस पर टिकता हूं वैसे ही मेरे पे फोर्स लगती है। और एक तो एक बहुत ही मतलब एज ओल्ड एग्जाम्पल है, जाने कितने सालों से यही वाला एग्जाम्पल चले जा रहा है कि अगर ए ने बी को थप्पड़ मारा तो बी ने ए को थप्पड़ मारा। अरे एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अरे भाई ए ने जो बी को थप्पड़ मारा था और उसके बाद अगर मान लो ए थप्पड़ मार के भाग गया, तो क्या न्यूटन थर्ड लॉ गलत हो जाएगा? नहीं, ए ने जब बी को थप्पड़ मारा तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि मान लो ये है ए का गाल, ठीक है, ये ए का गाल है और ये बी का हाथ है। ये ए ने बी को मारा था ना, सॉरी, ये बी का गाल है और ये ए का हाथ है। अगर ए ने यहां जाके थप्पड़ मारा तो जब इसने अपने हाथ से उसके गाल पे फोर्स लगाई तो उसने भी तो अपने गाल से उसके हाथ पे फोर्स लगाई है। वो है न्यूटन थर्ड लॉ पे, या ये कहो कि वो है रिएक्शन। चलिए, तो यहां पे थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है, और व्हाट बेटर देन कि यार पॉइंट्स पे देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर मैं न्यूटन थर्ड लॉ पेयर की बात या न्यूटन थर्ड लॉ की बात करता हूं तो हमें एक बात तो पता है कि अगर एक बॉडी है ए और दूसरी बॉडी है बी, ए ने लगाई बी पे फोर्स, बी ने लगाई ए पे फोर्स, तो पहला पॉइंट तो ये वाली बात तो जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं सर, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो ठीक है, एक तो हो गई भाई इक्वल, जो दो फोर्सेस होंगी आपस में ये इक्वल होंगी एंड अपोजिट होंगी। बिल्कुल सही बात है, यानी कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज वेक्टोरियली माइनस टाइम्स फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, ये बात यही तो बोल रहे थे, लेकिन दिक्कत यह है कि हम इसी पॉइंट पर अटक जाते हैं। इस पॉइंट के आगे हम कभी बढ़ते ही नहीं हैं। ठीक है, हमने कहा भाई इक्वल एंड अपोजिट, ये वाली बात तो हमारे समझ में आ गई, लेकिन इसके आगे भी कुछ है क्या? बिल्कुल है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये दोनों फोर्सेस हमेशा सेम नेचर की होंगी। अब जैसे ही मैंने कहा नेचर, आपके दिल में कहला सर नेचर क्या होता है? भाई देखो, आपको पता होगा जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का, उस फिजिकल वर्ल्ड नाम का, उसके अंदर कभी अगर आपने कभी खोल के देखी हो तो उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि बेसिकली 4 तरीके की फोर्सेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक होती है स्ट्रॉन्ग फोर्स और एक होती है वीक फोर्स। ठीक है, और वो बात अलग है कि ये दोनों न्यूक्लियर फोर्सेस है, इंट्रा न्यूक्लियर फोर्सेस है, न्यूक्लियस के अंदर है, हमारा सिलेबस के बाहर है। ठीक है, लेकिन मुद्दे की बात यहां पर यह है कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, यही अक्सर फोर्सेस होती है। कि आप कहोगे अरे सर नहीं, और भी तो फोर्सेस होती हैं, नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन, स्प्रिंग, वो तो आपने गिना ही नहीं। तो भाई एक्चुअली नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन, स्प्रिंग जो होती है वो सारी की सारी
नॉर्मल मानो, टेंशन मानो, फ्रिक्शन मानो, स्प्रिंग फोर्स मानो, ये सारी की सारी बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि जैसे mg हो गई, ये जो है ये ग्रेविटेशनल नेचर की होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर ए ने बी पे नॉर्मल लगाया है तो बी की जवाबी कार्यवाही भी नॉर्मल ही होगी। ईंट का जवाब पत्थर नहीं होगा, ईंट का जवाब ईंट ही होगा। टेंशन का जवाब टेंशन, फोर्स का जवाब फोर्स, फ्रिक्शन का जवाब फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स का जवाब स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो यहां पे हमें अगली बात जो समझ में आती है वो यहां पे ये है कि इन दोनों का सेम नेचर होना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात जो मैं अभी ऑलरेडी बोल चुका हूं कि ये दोनों फोर्सेस साइमल्टेनियस होती है। ठीक है, मतलब ये दोनों फोर्सेस एक साथ लगती हैं। इनमें से किसी को भी आप एक्शन और किसी को भी रिएक्शन बोल सकते हो, अगर आपको एक्शन रिएक्शन वर्ड यूज करने का बहुत ज्यादा मन है तो। या फिर न्यूटन थर्ड लॉ पेयर बोलो, बट दे एक्ट एट द सेम टाइम, दे एक्ट एट सेम टाइम। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है। एक पॉइंट और है, और वो वैसे तो खैर दिख रहा है, लेकिन अक्सर हम लोग क्या है जल्दी जल्दी में मतलब खा जाते हैं कि भाई ए ने बी पे फोर्स लगाई। जैसे मैंने ऐसा सुना है, बहुत सारे लोग, बहुत ज्ञानी लोग, मतलब जो बच्चे, जैसे बच्चे अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं कि सर ए ने बी पे फोर्स लगाई, बी ने ए पे फोर्स लगाई, हिसाब बराबर, सब फोर्स कट गई। अरे कट कैसे गई? दो फोर्सेस का रिजल्टेंट आप तभी निकालते हो जब वो दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी पैक कर रही हो, राइट। एक बॉडी पे आपने एक लड़का खड़ा था, उसको आपने यहाँ पे 10 न्यूटन से खींचा, यहां से भी 10 न्यूटन से खींचा, दोनों 10-10 बराबर हो गए, तो वो लड़का कहीं नहीं गया। ठीक है, छोटी फोर्स थी, ऐसा नहीं कि उसके हाथ निकल के बाहर आ गए, पर हाँ वो कहीं नहीं गया, नेट फोर्स 0 हो गई। बात समझ में आती है? एक ब्लॉक था, ब्लॉक के ऊपर आपने इधर से भी 50 न्यूटन की फोर्स लगाई, इधर से भी 50 न्यूटन की फोर्स लगाई, नेट फोर्स 0 हो गई। नेट फोर्स की बात आप तभी करते हो जब सारी फोर्सेस एक ही बॉडी पे लगती है। लेकिन यहां पे क्या है, एक फोर्स लग रही है, ए ने जो फोर्स लगाई है वो बी पे लगाई है, बी ने जो फोर्स लगाई है वो ए पे लगाई है। ठीक है, और यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो क्या है कि ये जो न्यूटन थर्ड लॉ पेयर की जो दोनों फोर्सेस होती हैं, दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, ये वाले जो 4 पॉइंट है इनको आप बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, क्योंकि अब एक सवाल आ रहा है, देखते हैं कि क्या वो सवाल का जवाब सही सही दे पाते हो। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है, छोटा सा सवाल है। क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताओ कि अगर मान लीजिए कि ये एक टेबल है, ठीक है, ये टेबल जो है ये इस तरीके से जमीन पे खड़ी है, रखी है मतलब, और उस टेबल के ऊपर खड़ा है एक बालक। ये बालक बन गया, बड़ी खुशी खुशी बालक खड़ा हुआ था। बालक का जो मास है वो मान लीजिए m है, बालक का मास m है। अगर इस बच्चे का मास m है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी नीचे की तरफ, mg। मान लेते हैं थोड़ी सी देर के लिए कि यहां पे जो नॉर्मल था वो तो n1 था, मतलब बच्चे के पैर और टेबल के बीच का, और टेबल और जमीन के बीच का नॉर्मल n2 था। ठीक है, क्वेश्चन आपसे इतना छोटा सा एक सवाल है, सवाल इतना सा है कि मुझे ये बता दो कि n1 जो है, सॉरी mg का जो न्यूटन थर्ड लॉ पेयर है, मतलब अगर आपके शब्दों में या किताबों के शब्दों में mg अगर एक्शन है तो इसका रिएक्शन कौन सा होगा। पॉज कर लो भले वीडियो को, लेकिन सोच के बताना कि mg का रिएक्शन जो फोर्स है, या ये कहोगे न्यूटन थर्ड लॉ पेयर कौन सा है इस mg का। क्वेश्चन है फाइंड द न्यूटन्स थर्ड लॉ पेयर ऑफ mg। ठीक है, पॉज कर लो वीडियो, और पहले एक काम करो, कमेंट में लिख दो पहले के साथ ही, ताकि अरे एक हो जाए क्या, बाद में आप ये नहीं कहना कि अरे हाँ हम भी तो यही कह रहे थे। ठीक है, कर लिया, चलो देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं ऑप्शंस की यहां पे बात करूं तो एक ऑप्शन आता है n1, एक और ऑप्शन आता है, नहीं सर n1 प्लस n2, एक ऑप्शन आता है n2। ठीक है, अब या एक ऑप्शन आ गया, चलो नन ऑफ दीज, 4 ऑप्शन बनाने होते हैं भाई। अभी भी मौका है, अभी भी मौका है, आप इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, ए, बी, सी या डी। ठीक है, देखते हैं आप इसमें से क्या चूज करना चाहते हो सकता है आपने ए चूज कर लिया हो। देखो देखो, द मोस्ट प्रोबेबल रॉन्ग आंसर इज n1। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इस बच्चे का एफबीडी बनाने की कोशिश करोगे, जैसे ही आपने इस बच्चे का एफबीडी बनाने की कोशिश करी, आपने कहा देखो ऐसा है सर, एफबीडी हमें बनाना आता है, हमें मत सिखाओ, हमें सब आता है। ठीक है, हम 12th के बच्चे हैं हम। ठीक है,
मतलब ये सब में हो सकती है, 11th वाले बच्चों की प्रॉब्लम हो सकती है, 12th वाले बच्चों की भी हो सकती है, 12th पास वालों की तो हो ही सकती है। तो सर देखो इस पे बच्चे पे mg लगेगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ही फोर्स लगेगी और वो होगी ऊपर की तरफ बच्चे पे n1, n2 नहीं लगेगी सर बच्चे के ऊपर। जब मैं FBD बनाऊंगा उसमें mg आएगा, n1 आएगा और बच्चा रुका हुआ है तो mg और नॉर्मल बराबर होने चाहिए, n1 और mg बराबर होने चाहिए। तो इसलिए n1 इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ इसे देख रहे हैं। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स देख लो बस कौन सी आ रही है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होनी चाहिए। अरे बाकी तो देख लो, क्या n1 एक फोर्स है वो mg है, दूसरी फोर्स क्या है n1 है। क्या न्यूटन्स ये क्या वो सेम नेचर है? नहीं, ये सेम नेचर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक फोर्स है नॉर्मल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और दूसरी फोर्स है mg यानी कि ग्रेविटेशनल। इनका नेचर सेम नहीं है तो ये वाला पॉइंट गलत हो गया। साइमल्टेनियस वाली बात सही है, दोनों सेम टाइम पे लग रहे हैं, ये वाली बात सही है, ठीक है, ये वाली बात सही होगी भाई साहब बताइए। पर न्यूटन थर्ड लॉ पेयर होने के लिए एक्चुअली चारों बातें सही होनी चाहिए थी। एक और देख लेते हैं, चौथा पॉइंट सही हो रहा है क्या फिट? चौथा पॉइंट, दे शुड एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। यहां क्या हो रहा है, नॉर्मल और mg दोनों उसी बच्चे पे लग रहे हैं, नॉर्मल और mg दोनों उसी बच्चे पे लग रहे हैं, यानी कि ये तो एक ही बॉडी पे एक्ट कर रही है, अलग अलग बॉडी पे एक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो इतना तो प्रूफ हो गया कि इस हिसाब से देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन भी हो गया गलत। इसका मतलब एक बात तो पक्की है, n1 तो पक्का गलत होगा, n1 तो आंसर नहीं है। अब आता है अगला सवाल, ठीक है, अगला जो सवाल है वो ये, मैं यहां से हटा देता हूं इसको n1 को, ठीक है। अब सवाल ये आता है, चलो n1 नहीं है तो फिर क्या, अब बताओ कौन सा होगा। चलो बहुत सिंपल सी बात है इसकी, बहुत मैंने तुम्हें परेशान कर लिया, सिंपल सी बात है, देखो ऐसा है, ये बताओ बच्चे पे mg किसने लगाई? बच्चे पर mg किसने लगाई? बच्चे पे mg लगाई है अर्थ ने, तो बदला किससे लेगा? स्टूल से, टेबल से? नहीं, जमीन अर्थ से ही लेगा ना। सच्चाई यह है कि जब अर्थ ने बच्चे पे mg लगाई है तो न्यूटन्स थर्ड लॉ पेयर जो बनेगा उसका वो अर्थ पे ही लगाया जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है, सर क्या बात कर रहे हो, इसका मतलब अगर कोई चीज ऊपर से छोड़ी जाए, मतलब अगर मान लो कि मैंने बॉल ली यहां पे और इसको अगर मैंने यहां पे छोड़ दिया तो क्या इसका मतलब यह है कि ये बॉल जब गिर रही थी तो अर्थ भी उसे पुल कर रही है, अर्थ उसे पुल कर ही रही है, ये भी अर्थ को पुल कर रही है, तो अर्थ ऊपर क्यों नहीं आई? क्या बात कर रहे हो यार, ये mg बेचारा कितना, मतलब बहुत भारी, मान लो 1 किलो, ठीक है, वो 1 किलो की बॉल 1 इंटू 10 न्यूटन की फोर्स नीचे लग रही है और अर्थ पे लग रही है वो 10 न्यूटन की फोर्स। अर्थ का मास थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा है ना अर्थ का मास। कितना है अर्थ का मास? अर्थ का मास है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। इतनी ज्यादा भारी अर्थ को क्या ये 10 न्यूटन की फोर्स क्या कितनी ही एक्सेलरेशन जनरेट करवा लेगी? वैसे ही वो एक्सेलरेशन बहुत छोटी है। और दूसरी बात मैं तो कह रहा हूं अगर हो भी तो देखने वाला कौन? आप और हम। कहां है हम? अर्थ पे। हमारे रिलेटेड तो अर्थ जीरो की एक्सेलरेशन तो जीरो आएगी। हमारा अभी भी तो अर्थ इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब भी तो अर्थ बहुत तेजी से धरती के चक्कर मतलब सूरज के चक्कर काट ही रही है, हमें तो फिर भी स्टेशनरी नजर आ रही है। और अभी भी अर्थ की एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ही सही, लेकिन फिर भी हमें अर्थ स्टेशनरी नजर आ रही है। तो एनीवेज वो थोड़ा बहुत मूव करती है, एक्सेलरेशन होती भी तो हमें पता नहीं चलती। और पॉइंट यहां पर ये है कि वो एक्सेलरेशन होगी भी कितनी सी? 10 न्यूटन की फोर्स, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम का मास, तो एक्सेलरेशन आएगी 10/6 इंटू 10⁻24। मजा आ गया, मतलब समझ में आ गया, बहुत ही ज्यादा छोटी होने वाली एक्सेलरेशन। पर सही बात तो यही है कि एक्चुअली जब आप इसको कोई चीज को ऊपर से छोड़ोगे तो ये भी नीचे चलेगी, कुछ तुम चलो और कुछ हम चलें और बीच में मिल जाए, तो पता लगे कि नीचे अर्थ का डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट जीरो होगा। बट द पॉइंट इज न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से mg का न्यूटन थर्ड लॉ पेयर ये है। तो अगर आपका ये सवाल गलत हुआ था, ठीक है, ये छोटी सी बात थी जो मुझे बतानी थी आपको इस वीडियो के अंदर, अगर आपका ये जवाब गलत हुआ था तो इसका मतलब आपने डेफिनेटली कुछ सीखा है, तो वीडियो को लाइक कर देना। और ऐसे ही और वीडियोस मैं डालता रहता हूं जहां पे जो मुझे लगता है ना कि जैसे मैं जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा होता हूं, मुझे लगता है कि यार ये वाला जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट में बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं, ठीक है। ये मैंने कल ही एक्चुअली क्लास में पढ़ाया तो मुझे याद आएगा, मैंने कहा हाँ यार ये वाला कंसेप्ट बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो कॉमन गलतियां होती हैं वो मेरी इच्छा रहती है कि मैं उनको छोटे छोटे वीडियोस बना के आपको समझाता रहूं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपका ज्ञान बढ़ा होगा। विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक कीप डूइंग योर बेस्ट एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।